मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप सबसे अपनी पार्टी के पक्ष की बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज जो हमें देखने को मिल रहा है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती। कोई न कोई प्रचार के माध्यम से कुछ लोगों को फुसला करके उनके बीच संदेश भेजने का काम, वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है और केवल एक बार इनका सौतेला व्यवहार नहीं देखा। मुझे याद है जिस समय इनकी सरकार पिछली बार नई नई बनी थी, उस समय जो पुलिस भर्ती की सूची बननी थी, क्योंकि रिजल्ट कोर्ट में उसको शामिल था, रिजल्ट आ चुका था, किन्हीं कारणों से रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा था। जब कोर्ट के माध्यम से घोषित किया गया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजल्ट घोषित किया और घोषित होने के 3-4 दिन बाद इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट बदल दिया और कहा कि ये नई आरक्षण व्यवस्था है, उसके तहत नई सूची बनाई जाएगी। मुझे याद है उस समय 1700 पिछड़े और दलित
नौजवानों को नौकरी मिली थी, वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए, उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे, हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया, वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है, बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। बांदा यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ। अभी यूनिवर्सिटियों में जहां भी जिस संस्था में जो लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें जो हक और सम्मान और जगह मिलनी चाहिए, वो जगह नहीं सरकार दे रही। और केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप यूनिवर्सिटियां उठा करके देख सकते हैं। एक बार तो इस सरकार ने आयोग भी गठित किया, एक कमेटी भी बनाई और कहा कि इसमें पिछड़ों की गिनती होगी। उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और सरकार ने ये कहा, सरकार की मंशा ये थी कि क्लास 3 और क्लास 4 में कितने पिछड़े नौकरी पा रहे हैं, उनकी कितनी गिनती है उसमें। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, किसी की जानकारी में नहीं लाया गया। इसलिए लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है, बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह इन्हें हरा देगी। हाल में जो चुनाव हुए हैं, उन परिणामों ने बताया है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब वर्ग के लोगों ने मिलकर के एक हो करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था। चाहे वो मैनपुरी हो, खतौली हो और रामपुर में जो बेईमानी की, वो सब जानते हैं। इसी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1994 में, उसको भी पूरा का पूरा समाप्त कर दिया सरकार ने। जो पिछड़े वर्ग को कुछ मदद मिल सकती थी आयोग से, उस आयोग को पूरी तरीके से सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी दूसरा विषय भी, उसके बाद इकट्ठा पूछ लेना आप। मैं चाहूंगा कि अयोध्या वाले कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज अयोध्या से लगभग 100 की संख्या में व्यापारी बंधु आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपनी वेदना आपके बीच में रखी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक कोई चुनाव होता है तो केवल अयोध्या और प्रभु श्री राम की बात करते हैं। अगर अयोध्या और प्रभु श्री राम की बात ना करें तो मुझे लगता है इनकी जमानत जब्त हो जाए। मैं अपने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप अयोध्या आकर देखिए, व्यापारी बंधु आए हुए हैं। नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक 13 किलोमीटर बुलडोजर चलाकर दुकानों को, मकानों को तोड़ दिया गया। शाम को 7 बजे प्रशासनिक अधिकारी आते और कहते हैं आधे घंटे में सामान हटाओ।
अगर आधे घंटे में किसी ने मकान नहीं खाली किया तो पूरा परिवार अयोध्या कोतवाली के अंदर और बुलडोजर पूरे मकान को तहस नहस कर देता है, दबा देता है। जो लोग 100 साल 150 साल से जिनका परिवार अयोध्या में काम कर रहा था, 1,50,000 75,000 रुपया मुआवजा दिया गया। मीडिया के सम्मानित बंधु, आप खुद सोचिए कि कई दशक जिन्होंने अपने परिवार को अयोध्या में गुजारा हो, मकान बनाया हो, दुकान बनाया हो, वो 1,75,000 1,50,000 में 1.5 लाख में कैसे अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे? आप सोच नहीं सकते। ये वो व्यापारी बंधु हैं। मैं इस बात को अन्यथा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब चुनाव आया था तो हमारे अयोध्या के व्यापारी बंधु नारा लगाते थे, नून रोटी खाएंगे बाबा जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे बुलडोजर की सरकार लाएंगे। इन व्यापारी बंधु ऐसा कहते थे। हमारे साथ भी नहीं थे, मैं खुल के कह रहा हूं, हमारे साथ भी नहीं थे चुनाव में। लेकिन आज मानवता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, उनके कष्ट और दुख के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिले, उनकी संवेदनाओं, उनकी बातों को सुना, और ये व्यापारी बंधु भी अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले भाई विजय कुमार जी हैं, मैं चाहता हूं 2 मिनट में आके अपनी बात रखें। ये अयोध्या के व्यापारी हैं, इन सबका मकान दुकान जा चुका है। बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया इनके मकान दुकान और सपने और व्यापार को। धन्यवाद। मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूं। सबसे पहले हम व्यापारी हैं और हम लोगों को भुखमरा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों को दुकान उजाड़ करके और बुलडोजर तोड़ दिया गया। इससे तो अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती योगी जी और मोदी जी को, अगर उनको तोड़ना ही था, मुआवजा देना ही था, नहीं देते। उनको एक मिसाइल नए घाट से दागनी थी, योगी मोदी मिसाइल, और जाति शहादत कम तक सबको नस्ता नाबूद करती। उनको न आदमी रहता और न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत थी उनको मुआवजा देने की? मैं तो यही गुजारिश करूंगा योगी मोदी से, वो मिसाइल दाग दे, अयोध्या को पूरी ध्वस्त कर दें। न वहां आदमी रहेगा, न उनको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। धन्यवाद। ये हमारे बीच में श्री हरेंद्र सिंह खरबंदा जी हैं। आप एसएसबी इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर रहे हैं, और आप सोचिए कि इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर और ऐसे टीचर अयोध्या फैजाबाद में रहे हैं कि सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है, ट्यूशन की फीस नहीं ली है, किताब फ्री दिया है, और अपनी स्थिति आपके सामने बयां करेंगे। वेदना यह है कि अयोध्या वासियों के साथ और फैजाबाद के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सारा ध्वस्तीकरण हो रहा है। किसी को मुआवजा जो देना चाहिए वो ढंग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। बड़ी पब्लिक परस्त है। हम लोग बहुत त्रस्त हैं और अधिकारियों से निवेदन है कि उसका फिर से मूल्यांकन करें, देखें क्या हो रहा है, और आप सभी लोग उसको सचेत करें, पब्लिक को बताएं कि क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी। जो जिनके घर, दुकानें, मकान सब ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं, वो कहाँ जाएं बेचारे? उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं, उनके रहने का कोई साधन नहीं, आकाश के नीचे पड़े हैं तमाम लोग। तो इस तरह सरकार का निवेदन है। और यहाँ तक कि फिर जमीन के बारे में कहते हैं कि ये पर्चाशुदा जमीन है जो कि सरकार की है, उसके आप मालिक नहीं हैं। जब मालिक नहीं तो उससे रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है? जो मालिक ही नहीं उससे रजिस्ट्री कराने का क्या हक है? इस प्रकार से सरकार से निवेदन है कि जो हुआ रहा है, जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, उसको ढंग से किया जाए। अगर करना है, विकास करना है, तो विकास के नाम पर विकास करें, ना कि विनाश करें। और विनाश में वही दुख होता है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा मिसाइल दाग दें। मैंने भी यही कहा था पहले कि बम दाग करके सब कुछ खत्म कर दें, किसी की वेदना रही नहीं जाए। आप अपने मन का जो चाहें वो कर लें। तो जो गुरु जी ने बात कही है, वो मेन बात यह है कि अयोध्या में जो जिन लोगों की जमीन पर्चाशुदा है, पर्चाशुदा जमीन वो जमीन है जिसको आप खरीद सकते हैं, जिसको आप रजिस्ट्री कराते हैं स्टाम्प देकर। अगर किसी ने पर्चाशुदा जमीन ली तो उसका पूरा स्टाम्प दिया, 3 लाख 4 लाख जितना स्टाम्प लगा दिया है। तो जब आपने सरकार को राजस्व दिया है, सरकार को आपने स्टाम्प देकर पर्चाशुदा जमीन ली है, तो सरकार को बाकायदा उसका मुआवजा देना चाहिए।